हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की बड़ी शानदार रचना है मधुशाला। उसमें से आपने ये पंक्तियां और तमाम पंक्तियां, मैं काया स्कुलोद्भव मेरे पुरखों ने ऐसा डाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला, सत्ता का अधिकार मुझे है मदरालय के आंगन में, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। आपने सुनी होंगी, बहुत सारी पंक्तियां सुनी होंगी। और मधुशाला एक ऐसी रचना है जिसकी बहुत सारी पंक्तियां विभिन्न वर्गों, विभिन्न स्टूडेंट्स, हर सबकी अपनी अपनी फेवरेट्स हैं। कोई किसी को बहुत ज़्यादा लिखता रहता है, बताता रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि जब हम हिंदी साहित्य में 1918 से लेकर 1936 का वर्ष, यानी कि जब हम छायावाद को पढ़ते हैं, तो समानांतर रूप से एक और प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है जिसको उत्तर छायावाद कहते हैं। और कई बार हरिवंश राय बच्चन जी के कारण हालावाद भी उसको कहा जाता है। इस पे ही हम आज बात करेंगे कि क्या है उत्तर छायावाद, कौन कौन से प्रमुख कवि थे, क्या क्या उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां थी, इन सब पे हम लोग आज बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूं वैसे कि हिंदी, भाई ये मैं पहले दिखा दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। आप मुझको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, स्कैन करके भी, दोनों पे, या नीचे टेलीग्राम में ऑफिशियल विकास डालेंगे, यहाँ पे विकास लाइव डालेंगे, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो 26 जुलाई से शुरू हो चुका है। 10 अगस्त को इसमें एडमिशन क्लोज होंगे, ध्यान रखिएगा, 10 अगस्त को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि 10 अगस्त तक इस बैच से जुड़ जाना है। कबीरदास से बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो डिस्काउंट मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए, क्या है उत्तर छायावाद देख लेते हैं उत्तर छायावाद को। तो उत्तर छायावाद, छायावाद के उत्तरार्ध, मतलब जब 1900 लगभग 26-27 के आसपास से प्रवृत्तियां बनने लगी और 1930 के उपरांत ये हमको उत्तर छायावाद देखने को मिलता है। ठीक है, लिखा है ना कि 1930 के बाद हिंदी साहित्य में समानांतर रूप से कई धाराएं चलनी थी। इनमें सबसे प्रमुख यदि छायावाद थी तो उसके अलावा हमको उत्तर छायावाद भी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान वाला जो काव्य वर्ग है वो भी देखने को मिलता है। उस पर अलग से एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उत्तर छायावाद लिखा ना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ये दोनों बड़ी प्रसिद्ध प्रवृत्तियां हैं। जैसे उत्तर छायावाद में आप जब हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं, ठीक है, आप भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं, तो आप जब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की बात करते हैं तो आप सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं, आप माखन लाल चतुर्वेदी की बात करते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो दोनों ही इसके समानांतर दिखते हैं। लेकिन हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे उत्तर छायावाद की। ठीक है, तो अंग्रेजी के न्यू रोमांटिक काव्य के नजदीक होने के कारण कहीं कहीं नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छंदतावाद क्या है? अगर आपने मुझसे द्विवेदी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें दो वर्ग निकलता है। एक वर्ग जो भाषाई अनुशासन की बात करता है, दूसरा वर्ग जो स्वच्छंदतावाद की बात करता है। तो दरअसल ये जो स्वच्छंदतावाद है इसको ही हम द्विवेदी युग में देखते हैं, और उसी का जो नया वर्जन है नव्य स्वच्छंदतावाद के रूप में, इसको हम उत्तर छायावाद में देखते हैं। ठीक है, डिटेल में इस पर अलग से एक वीडियो आपको बोलोगे तो स्वच्छंदतावाद और नव स्वच्छंदतावाद पे मैं बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, तो प्रमुख कवि कौन कौन है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, बहुत सारे कवि हैं जिनमें से मुझे लगता है कि आप नरेंद्र शर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन और भगवती चरण वर्मा को जरूर जानते होंगे। भगवती चरण वर्मा वही हैं जो रेखा या चित्रलेखा के शानदार उपन्यास उनके लेखक हैं। काव्य में भी इनका बड़ा बेजोड़ हाथ रहा है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें तो उत्तर छायावाद मानसिकता की दृष्टि से क्या है? छायावाद से बहुत भिन्न है। ठीक है, छायावाद में हम जो प्रतीकवाद को देखते हैं, रहस्यवाद को देखते हैं, प्रकृति के कोमल कांतता को देखते हैं, प्रकृति के एक विस्तारित चरित्र को देखते हैं, एक गांभीर्य भी देखने को मिलता है। यहाँ पे गांभीर्य की जगह पे थोड़ी सी मौज मस्ती भी आ जाती है उत्तर छायावाद में। तो क्या है? न तो आध्यात्म में रहस्यवाद के प्रति छायावादी जैसा आकर्षण है, न ही इसका प्रेम अशरीरी है। प्रेम यहाँ पे शरीरी दिखता है, वहां पे अशरीरी प्रेम है। चाहे आप महादेवी वर्मा की बात कर लीजिए, निराला जी की बात कर लीजिए। ठीक है, पवित्र एवं श्रद्धा मूलक है, न ही इसे दुख व वेदना को काम्य मानना स्वीकार किया है। इवन अगर मैं आपसे बताऊं कामायनी के बारे में, तो वहां पे भी अशरीरी प्रेम है, वहां पे भी श्रद्धा मूलक प्रेम दिखता है। पर क्या आपको उत्तर छायावाद में देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और नहीं इन्हें दुख में वेदना व काम्य को मानना स्वीकार है। यह कविता व्यक्ति की स्वाधीनता के भाव से रची गई है, जिसमें यौवन का अधैर्य केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, यौवन का जो सौंदर्य है वो केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है,
विशेषताएं क्या है? अशरीरी प्रेम के स्थान पे शरीरी प्रेम पे बल। ठीक है, अशरीरी प्रेम के स्थान पे शरीरी प्रेम, मतलब जो अलौकिक प्रेम नहीं है, या जिससे प्रेम करते हो उससे जो भावनाएं हैं वो बड़ी उद्विग्न या बड़े संशय में नहीं रहती हैं। क्लियर कट तरीके से जो वास्तविक अर्थ है प्रेम का, जो ये बताते हैं, वो शरीरी प्रेम को बताते हैं। क्या है? दिनकर ने तो उर्वशी में बच्चन ने अपने उत्तराकालीन काव्य में तथा नरेंद्र शर्मा व रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लगभग अपनी सब प्रेम कविताओं में शरीरी प्रेम को केंद्र में रखा है। प्रथम दरस के बाद तुम्हारे प्रथम परस के पहले जागे थे जो मन में सहसा सुंदर स्वप्न सुनहले, तुम्हें देख उन स्वप्नों को मैं देख लिया करता हूं। किसकी रचना है? ठीक है, नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। और जब हम लोग थोड़े छोटे थे, जब मैं कई बार थिएटर के समानांतर गया, तो इस प्रकार की कविताओं को हम लोग बहुत पढ़ा करते थे। हर प्रकार के प्ले होते हैं तो इनको बहुत पढ़ा करते थे। ठीक है, और विशेषताओं की अगर बात की जाए तो मौज मस्ती का भाव उत्तर छायावाद का प्राण तत्व है, पहले नहीं था ये। ठीक है, ये कवि छायावादियों की तरह चिंता और वेदना में घुलने को तैयार नहीं है। वहां जो चिंता वेदना दिखती है यहां नहीं दिखती, बल्कि जीवन के हर संघर्ष, हर तनाव को पूरे साहस और जिंदा दिली के साथ स्वीकारते हैं। क्षणों में ही आनंद ले लेने की भावना इन्हें प्रयोगवाद जैसे भावभूमि पर पहुंचा देती है। प्रयोगवाद जो 1943 के बाद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, है ना। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां तो बड़ी फेमस, आपने जरूर सुनी होंगी उसको। तो ये क्या बताती? वही जो मौज, जो जब गदर काटते युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कुछ वो वाला भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है उत्तर छायावाद में। छायावाद में तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर छायावाद में दिख रहा है। ठीक है, उन मौजों पर चली जा रही कश्ती कुछ दीवानों की, दिनकर जी की पंक्तियां हैं। दिनकर जी की तो बहुत सारी पंक्तियां, आप रश्मिरथी को पढ़िए, लेकिन रश्मिरथी इस काल के दौरान नहीं आएगी। लेकिन रश्मिरथी क्या रचना है। ठीक है, रश्मिरथी की कौन सी पंक्ति आपको सबसे पसंद है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगर बात कर लें तो उत्तर छायावादी काव्य में एक विशेष उपधारा चलती रही जिसकी मैं बात कर रहा था, हालावाद। हाला, मैखाना, मधुशाला। देखिए, हाला मतलब लिकर, दारू आप कह सकते हैं। मधुशाला या मैखाना मतलब जहाँ जाके आदमी पीता है। बार आप अंग्रेजी में जान रहे होंगे। तो बेसिकली जो हरिवंश राय बच्चन थे उनकी कविताओं में, अभी मैंने पढ़ा भी आपको, तो उनकी कविताओं में ये एक विशेष तत्व दिखता है, पर दरअसल वो अभिधा में उसकी बात नहीं कर रहे थे। लक्षण और व्यंजना के तरीके से वो बताना चाह रहे थे कि जहाँ पे व्यक्ति को अनंत खुशी मिलती है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, उसको उन्होंने मधुशाला कहा है। जहाँ पे तमाम प्रकार के जो झगड़े हैं, मसले सॉल्व होते हैं, उसको उन्होंने मधुशाला कहा है। क्या है? वस्तुतः यह कोई विशेष आंदोलन नहीं, बल्कि सिर्फ एक प्रवृत्ति है। कई कवियों ने मदिरा और साकी जैसे प्रतीकों को आधार बनाकर गीत लिखे। इस प्रवृत्ति पर कुछ प्रभाव उमर खयाम के रुबाइयों का था, और इसके अनुवाद के बाद जब उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद हुआ तो हरिवंश राय बच्चन जैसे कवियों ने बहुत प्रेरणा ली उससे। ठीक है, हिंदी साहित्य तक पहुंचा था। दूसरा प्रभाव उर्दू शायरी का था, जिसमें मदिरा और साकी जैसे प्रतीकों के माध्यम से बेहद धारदार बातें बहुत ही क्या कहते हैं, मजबूती के साथ कही जाती थी। साकी का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाना तो सुनते होंगे आप, ओ साकी साकी रे, पर साकी कौन है बताइए जरा। ठीक है, चलिए, तो अध्यात्म है कि इन कवियों ने इन प्रतीकों को अभिधा में नहीं कहा, जो मैंने बताया कि सीधे सीधे वो मधुशाला की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। आपको दारू के ठेके का रास्ता नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वास्तविकता में जो मुक्ति का मार्ग है, जो आनंद का मार्ग है, वो क्या है और कैसे आप आनंद तक पहुंचोगे। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश रचने वाले बच्चन जी इस प्रवृत्ति के सबसे बड़े कवि हैं। हालांकि बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा उनसे पहले हालावाद को लिख चुके थे। ठीक है, ऊपर एक पंक्ति और रहेगी कि इन कवियों ने प्रतीकों को विधा में नहीं लिखा, बल्कि इन माध्यम से अपनी रोमानियत को भी व्यक्त किया है। हर प्रकार की जो प्रवृत्ति थी इसमें जोड़ने का भी प्रयास किया। जैसे साकी भर भर ला तू अपनी हाला, बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखते हैं इसको, तो पहले भी हमको देखने को मिला था। कुछ बहुत नई प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन जब मधुशाला लिख दी हरिवंश राय बच्चन ने तो एक स्तर पा लिया उसने। वो स्तर आज तक आपको इसलिए भी मधुशाला को प्रेस करना चाहिए कि जब दक्षिण भारत में उनके शोज हुआ करते थे, कवि सम्मेलनों को प्रसिद्ध कराने में हरिवंश राय बच्चन का बहुत बड़ा योगदान है। दक्षिण भारत में ऑडिटोरियम भरे होते थे इनके मधुशाला को सुनने के लिए, मधुकलश को सुनने के लिए। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंस है उसका। बस मत कह देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले, भगवती चरण वर्मा लिखते हैं। अब ये आगे बच्चन साहब की, मदरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पद पर जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पद बतलाते पर मैं ये सब बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल
पा जाएगा मधुशाला। ये बंचा जी लिखते हैं, ठीक है, हरवंश राय बच्चन लिखते हैं, ठीक है। मुसलमान और हिंदू दो हैं एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। फिलॉसफी है उसमें, आप समझिए ना, आप जाइए किसी ठेके पे, आपको दिखेगा वहां पे ऐसे लोग जो ऑफिस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वहां पे पता नहीं कौन कौन सी पुराने जन्म की बातें करते हैं। ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं है वो वहां पे दोस्त बन जाते हैं, आप देखिएगा कभी, ठीक है। ये तो क्या कहते हैं, गुड़गांव और दिल्ली, गुड़गांव खासकर जो हब बना हुआ है, मैं तो कभी उस डायरेक्शन में कभी गया नहीं, पर मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि मधुशाला की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको आप अभिधा में भी लेकर चलेंगे तो भी गलत नहीं है, अभिधा में भी सही है। खैर अभिधा में तो उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, वो पर्पस भी नहीं था उनका लिखने का, ठीक है। तो इहलौकिक जीवन की केंद्रीयता उत्तर छायावाद की विशेषता में है। वहां पे पारलौकिक की बात करते हैं, यहां पे इहलौकिक की बात करते हैं, मतलब छायावाद में। यहां छायावाद के लगभग सभी कवि किसी न किसी मात्रा में परलोक व अध्यात्म की साधना कर रहे थे। वहीं उत्तर छायावादियों ने स्पष्ट तौर पे पारलौकिकता का क्या किया है, निषेध किया है। वहां पारलौकिक, यहां इहलौकिक। इस पार प्रिय हो तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। तो इसी पार मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, उस पार भगवान जाने क्या होगा, ठीक है। बच्चन जी लिखते हैं। खैर उसके अलावा ये है, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी के जीवन में। ऊपर कुछ नहीं, ये मिट्टी का जो जीवन है जिसको तुम नश्वर कह रहे हो, यही सब कुछ है, यही जिंदगी है, यहीं पे फिलॉसफी है, यही दर्शन है, ठीक है। दिनकर जी कुरुक्षेत्र में लिखते हैं, ठीक है। स्पष्ट तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर छायावाद काल की दृष्टि से छायावाद के समानांतर होकर भी अपनी चेतना प्रवृत्तियों में उससे काफी अलग है, काफी अलग है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बहुत सटीक तुलना करते हुए क्या लिखा है, देखिए इस तुलना को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पे आपको छायावाद में गांभीर्य दिखेगा, वहां पे आपको उत्तर छायावाद में एक प्रकार की मौज दिखेगी, ठीक है, एक प्रकार का ओज दिखेगा, एक प्रकार का तेज दिखेगा, एक प्रकार की नई युवा जो उत्साह है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था, ठीक है। तात्पर्य क्या कि छायावाद की आध्यात्मिकता और अशरीरी रोमानियत उत्तर छायावाद में वैसे ही भंग हुई जैसे रीति काल के दरबारी और लौकिक काव्य में भक्ति की आध्यात्मिकता, जो भक्ति काल की आध्यात्मिकता थी वो बाद में दरबारी हो गई थी, हर चीज दरबार में चला गया था रीति काल में। बिल्कुल वैसे ही क्योंकि आप यह भी ऐसे भी कह सकते हो कि छायावाद के जो कवि हैं वो उतने कवि सम्मेलनों में गए नहीं है, इनका एक गांभीर्य था, उनमें जो गंभीरता थी। उत्तर छायावाद में कवि सम्मेलन बहुत शायर है, तो ये एक अलग तरीका है। जैसे यहाँ पे ये लोग भक्ति काल के बाद जब रीति काल आता है तो दरबारी वो भक्ति हो जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही दोनों में कंपैरिजन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। इसको आप अपने निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं जब आप उत्तर छायावाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, साहित्य का नया बैच 10 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 अगस्त को इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इस बैच में विकास लाइव कोड का प्रयोग करें अधिकतम डिस्काउंट के लिए। नीचे लिंक दी होगी, इस लिंक से जाके आप हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं। प्लीज आप उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम का है, स्कैन करके टाइप करके, ये इंस्टाग्राम का है, स्कैन करके टाइप करके आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी साहित्य के बैच में आपसे जरूर मुलाकात होगी ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।